किसी ध्वनि को कैसे समझा जाता है? समझने का मेरा जो तरीका है वो ये रहता है कि बिल्कुल व्यावहारिक रहो। और व्यावहारिक रहने का मतलब होता है कि रियल लाइफ में उस चीज को देखो, देखने की कोशिश करो, ढूंढो कि ये किस चीज की ओर ये ध्वनि इशारा कर रही है। वो कौन सी फिजिकल वर्ल्ड की वस्तु है जिस ओर यह ध्वनि इशारा कर रही है। पहले उस वस्तु तक पहुंचो, क्योंकि हर ध्वनि, हर शब्द किसी वस्तु की ओर इशारा करता है। ठीक। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे को, है, के लिए, इसमें, उसमें, ये तो किसी वस्तु की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं ना। तो भैया इन शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। या फिर के लिए तो किसके लिए, इसमें तो किसमें, मैं को तो किसको। ठीक है। तो इस तरह से सवाल पूछ के आप अल्टीमेटली वस्तु तक ही पहुंचोगे, ये बात निश्चित है। तो इस तरह से हर शब्द, हर ध्वनि किसी न किसी वस्तु की ओर इशारा करती। स्पेसिफिकली उस वस्तु तक पहुंचो, सबसे पहला काम ये करो। तो उस ध्वनि को तुम समझ गए कि वो ध्वनि एक्चुअल में इस वस्तु से आ रही है। पहला स्टेप ये होता है कि वस्तु तक पहुंचो। यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ परसेंटेज समझ लिया है उस ध्वनि को। अब उस वस्तु से आने वाली इस तरह की ध्वनि का क्या मतलब होता है, ये मतलब समझो। जैसे कि कुत्ते का बच्चा है, वो एक तरह से आवाज निकाल रहा है, जैसे कि वो किसी पे भौंक रहा है। ठीक है। आवाज सुन के हम जान जाएंगे कि वो किसी पे भौंक रहा है, वो किसी पे भौंक रहा है। लेकिन एक होता है जैसे पिल्ले पे कोई अटैक कर देता है, तो वो किस तरह से एक तीखी सी और रोने टाइप की आवाज निकालता है उनकी ध्वनि में। तो उस ध्वनि से हम ये समझ सकते हैं कि पिल्ले की आवाज तो है, लेकिन अभी ये ध्वनि पिल्ले की है। मतलब पहली स्थिति में जब वो किसी पर भौंक रहा है, तब भी वस्तु तो पिल्ला ही है। वस्तु जहां से वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जहां से वो ध्वनि आ रही है, वो पिल्ला ही है। और दूसरी स्थिति में जब उस पर कोई अटैक कर रहा है और वो चिल्ला रहा है दर्द के मारे, परेशान होके, तब भी वस्तु वही पिल्ला है। लेकिन अभी उन दोनों का अर्थ अलग है, ध्वनि का अर्थ अलग है। तो पहले तो कि कोई भी ध्वनि किस वस्तु से आ रही है, उस वस्तु तक पहुंचो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ध्वनि कहीं ऐसी जगह से आ रही होती है जो वस्तु हमें सीधे दिख नहीं रही होती है। बस उसकी ध्वनि आ रही है, ध्वनि हम तक पहुंच गई तो हमें पता चला कि भैया आसपास ऐसी कोई वस्तु है जो इस स्थिति में आवाज कर रही है। तो ध्वनि से ही हमें कभी कभी किसी वस्तु के होने का पता चलता है, जबकि डायरेक्ट हम उसके कांटेक्ट में होते नहीं हैं आंखों के लेवल पर। ठीक है। वो हमें सीधी दिखे, बीच में कोई दीवार होती है, कुछ भी ऐसा होता है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। तो ध्वनि से वस्तु तक पहुंचे, उसके बाद उस वस्तु की अभी स्थिति क्या है जिसकी वजह से वो वस्तु अभी ऐसी आवाज कर रही है, ये समझना। ठीक है। इस तरह से ध्वनियों को, शब्दों को डिकोड किया जाता है। शब्दों को डिकोड करना अगर मैं आपको समझाऊं तो हर शब्द एक वस्तु की तरफ इशारा करता है। आपको उस वस्तु तक पहुंचना है सबसे पहले, फिर उस वस्तु के गुणधर्मों का ज्ञान आपको होना चाहिए। वो वस्तु क्या है, उसका नाम क्या है, अब उसके क्या गुणधर्म है, वो किस स्थिति में कैसा बिहेव करती है, कैसी स्थिति होती है उसकी, वगैरह वगैरह, उसके संबंध में जो भी ज्ञान नहीं है। तो यहाँ से जैसे आपके सामने कोई एक नई वस्तु आ गई, कोई एक नई स्थिति परिस्थिति आ गई, तो अब यहाँ थॉट से कुछ सीखोगे नहीं आप, बल्कि अब ऑब्जर्वेशन से सीखो। ऑब्जर्व करते रहो। ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग ये दोनों पैरेलल चलते, साथ साथ चलते। कभी हम ऑब्जर्वेशन मोड में होते हैं, फिर हम थिंकिंग मोड में आ जाते हैं, और ये बहुत तेजी से स्विच होता है। इतना तेजी से स्विच होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि यार हम ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे, या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार हम हर समय थिंकिंग ही करते रहते, जबकि ऐसा नहीं होता। हम ऑब्जर्व भी करते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा काम पड़ता है हमारी थिंकिंग का। ऑब्जर्वेशन हमारे द्वारा थोड़ा हो पाता है, कम हो पाता है। वो डिपेंड करता है कि अभी आपको किस चीज की जरूरत है। अभी आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है तो आप ऑब्जर्व करोगे, अभी आपको थिंकिंग की जरूरत है आप थिंकिंग करते हो। कुछ लोगों का ये सवाल होता है या कुछ लोगों का ये अनुभव होता है कि उनकी थिंकिंग नॉन स्टॉप चलती रहती, हर समय चलती रहती, और वो
उन्हें परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा होने का जो रीज़न होता है, वो होता है अपने विचारों को व्यवस्थित ना करना। अपने भीतर के ज्ञान को, विचारों को, इंफॉर्मेशन को, शब्दों को आपने व्यवस्थित नहीं किया है, इसलिए वो एक रैंडमनेस एक्शन की तरह बस चलता रहता है अंदर। ठीक है, उसे व्यवस्थित करो। जो कुछ भी अंदर चल रहा है उसे व्यवस्थित करो। जब तक उसे व्यवस्थित नहीं करोगे तब तक वो ऐसे ही परेशान करेगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे ही आप उन्हें व्यवस्थित करने लगते हो, अपने विचारों को एक दिशा देना शुरू करते हो या फिर समझना शुरू करते हो, फिर मैं यही कह रहा हूं कि उन्हें एक मीनिंग दो। मीनिंग नहीं दोगे ना शब्दों को, विचारों को, तो वो ऐसे ही वो परेशान करता है। वो फिर परेशान करने के रूप में आपके साथ रहेगा। लेकिन जब आप इन्हें समझ लेते हो, इन्हें दिशा दे देते हो, इनको अपने लाइफ में कुछ सार्थक मैनेजमेंट देते हो, तो यही धीरे धीरे अपने आप सेटल डाउन हो जाता है। और फिर जरूरत के समय आता है, आपकी हेल्प करता है, फिर शांत हो जाता है, फिर सेटल डाउन हो जाता है। क्योंकि आपने उन्हें सेटल करा है। सेटल करना पड़ता, अपने आप ये सेटल नहीं होता। आपको हर शब्द को, हर विचार को व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो कि एक बिखरा हुआ रूम है जो व्यवस्थित नहीं है, बिखरा हुआ। वहां हमें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती। पहला कि हमें जो चीज चाहिए होती है वो हमें मिलती नहीं है, उसे ढूंढना पड़ता है, उसे समय दो, उसमें एनर्जी खराब करो, फिर वो मिल भी जाती है। पर इस प्रोसेस में हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हुआ, खर्च हुआ। वेस्ट मत बोलो, खर्च बोल दो। खर्च हुआ, जो कि नहीं होता यदि हमने चीज को व्यवस्थित स्थान पर रखा होता और हमें पता होता कि यहाँ मैंने इस चीज को रखा है। तो ये याद भी होना कि हमने उसे कहाँ रखा है, ये चीज बहुत जरूरी है। सिर्फ व्यवस्थित होना नहीं, बल्कि याद भी होना कि हमने उसे कहाँ रखा है। ये दोनों से हमारा समय और ऊर्जा बचती है। ठीक। दूसरा, हमारा अननेसेसरी चीजों से सामना होता रहता है। जब कमरा बिखरा हुआ होता है, चीजें अस्त व्यस्त होती है, तो हमें किसी पर्टिकुलर चीज तक जाने के लिए और कई बीच की चीजों से भी होके जाना पड़ता है। उन्हें साइड करना पड़ता है, उन्हें दरकिनार करना पड़ता है, तब जाके कहीं हम उस चीज तक पहुंचते हैं जिसकी हमें अभी जरूरत है। ठीक है, होता है ना ऐसा कि हम चीजों के ऊपर चीजें डाल देते हैं, फिर उस चीज को ढूंढने के लिए हमें पहले बाकी की चीजों को हटाना पड़ता है, तब जाके नीचे वो चीज निकल के आती है जो अभी हमें चाहिए। तो यहाँ हमारा अननेसेसरी चीजों से जो अभी जरूरत नहीं है उनसे सामना हो जाता है, फिर हमें उन पर भी समय लगाना होता है, तब जाके कहीं हमारा टारगेट हमें मिल पाता है। तो अव्यवस्था के कुछ न कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कुछ न कुछ परिणाम हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें फिर झेलनी पड़ती। लेकिन व्यवस्था में वो चीजें हमें झेलनी नहीं पड़ती, इसलिए व्यवस्था कहीं ना कहीं बेहतर होती है अव्यवस्था से। हर दिन व्यक्ति उठता है, अपने आप को व्यवस्थित करता है, अपने आप को भी, फिर अपने माहौल को, और यही उसका जीवन भी है। वो हर समय व्यवस्थित करने में लगा हुआ है, अपने लाइफ को, अपने माहौल को, अपने रिलेशन को, अपनी बॉडी को, सब कुछ को व्यवस्थित करने में लगा हुआ है। सो अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो लाइफ इज व्यवस्थित करने का एक सिलसिला है जो चलता रहता है। जब हम चीजों को व्यवस्थित करने बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे चीजें अव्यवस्थित अव्यवस्थित और लेवल दर लेवल अव्यवस्थित, अव्यवस्था के भी लेवल होते हैं, थोड़ी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हो जाती है। फिर हमें उन्हें व्यवस्थित स्तर तक लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं वो एक लेवल तक व्यवस्थित होती है। इस तरह से ये जीवन चलता रहता है। फिर एक समस्या जो ये आती है लोगों के सामने कि जानते हैं कि ये काम करना है, जानते हैं कि कैसे करना है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते। एक मौत आती है जैसे उन्हें उस एक्शन को लेने में। तो इसके पीछे जो कारण होता है वो यही होता है कि आपने अपने मेंटल, अपने साइकोलॉजिकल वर्ल्ड को व्यवस्थित नहीं कर रखा है। यू डोंट हैव एनी डायरेक्शन। आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं। आपने अपनी लाइफ को
अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, जो कुछ भी आपने अब तक जाना है, एक्सपीरियंस किया है, उस सब को व्यवस्थित रूप नहीं दिया है। वो बिखरा पड़ा है, छितरा पड़ा है, अव्यवस्थित हो रखा है सब कुछ। आपको पता ही नहीं कि इस सब का क्या करना है जो यहाँ भर रखा है। आपने उसको सच में व्यवस्थित नहीं किया है, उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया। उसे ऑर्गेनाइज करो, उसे सुव्यवस्थित करो। जानो कि हाँ ये चीज इसके लिए है, ये चीज इसके लिए है, ये चीज मैंने इसलिए जानी थी, ये इसलिए जानी, ये पता नहीं क्यों जानी, पर अब क्योंकि जानता हूँ तो अब देख लूँ, अब इसको किस खांचे में रखना है, अब इसको किस कॉलम में रखूँ, ये अब किस काम की है, अब इस पे विचार कर लेता हूँ, इसे व्यवस्थित करता हूँ। क्या मेरे किसी काम की नहीं? हाँ, किस काम की है पता नहीं चल रहा है तो उस खांचे में डाल दो कि पता है कि ये जानता हूँ, पर क्यों जानता हूँ, किस लिए जानता हूँ, क्या इस्तेमाल है अभी नहीं पता। तो ऐसे बोलो कि इस चीज का क्या इस्तेमाल है मुझे नहीं पता, पर मैं समय समय पर इस पर विचार करता रहूंगा। व्यवस्थित करने की अच्छी बात ये होती है कि किसी चीज के बारे में आप नहीं जानते कि किस काम की है, तो इसका भी एक कॉलम बनाया जा सकता है कि मुझे नहीं पता ये किस काम की है, तो ये व्यवस्थित तो हो गई ना। इस तरह से चीजों को व्यवस्थित करो। व्यवस्थित होना और ज्ञानी होना दो अलग बात है। मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास चीजों के संबंध में या तो गलत ज्ञान है या ज्ञानी नहीं है। इन दोनों ही स्थितियों में मैं व्यवस्थित होने से बच नहीं सकता। व्यवस्थित होने का ऑप्शन हमारे पास हर समय अवेलेबल होता है, और व्यवस्थित करने से आती है एक तो क्लैरिटी, एक यहाँ पे रेस्ट आती है, पीस आती है, एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्टिलनेस आती है। हमारे इनर वर्ल्ड में हम थोड़े स्टेबल होते हैं, हम फिर तुरंत एक्शन लेते हैं क्योंकि अब यहाँ से हम क्लियर हैं। इसी को बोलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी और कुछ नहीं होती, क्लैरिटी ये होती है कि हम जानते हैं कि हम क्या नहीं जानते और हम क्या जानते हैं, क्या हम डेफिनेटली जानते हैं और क्या हम डेफिनेटली नहीं जानते हैं। ये भी तो क्लैरिटी है। क्लैरिटी मतलब सब कुछ साफ साफ है। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं तो सब कुछ पता है। क्लैरिटी का मतलब ये होता है क्या पता है क्या नहीं पता है ये अच्छे से पता होना।